गर्मियों में भाभी के नदी वाले ससुराल आई दो अमीर नंद। ये आखिरी चीज भी सूख गई। माँ बाबा देखिए सारा पानी सूख गया है, अब आप लोग कैसे भी लेट बैठ सकते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ गई मेरी बहू को ये जरा सा पानी सुखाने के लिए। अपने अमीर मायके में तो तूने ये कभी नहीं किया होगा, लेकिन गरीब नदी के पास वाले ससुराल में तुझे ये सब करना पड़ता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? हर जिंदगी का अपना ही मजा होता है। मायके में बरसात खिड़की से देखती थी और यहाँ बारिश होते ही नदी के भर जाने का सैलाब मिलता है। मैंने तो दोनों एक्सपीरियंस कर लिए। अच्छा, अब आप ये सब के बारे में छोड़िए और बताइए कि खाने में क्या खाएंगे। खाना? वो अभी से? अरे बेटा, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। अरे हाँ, अभी से खाना बना दिया तो शायद वो खराब हो जाएगा। अच्छा तो माँ बाबा, इतने खाने का वक्त होता है, मैं तब तक नदी पर कपड़े धुआती हूँ। तुझे थकान नहीं होती है बहू? एक के बाद एक काम, न जाने तू कौन सी मिट्टी से बनी हुई है। यशोदा की बात को सुनकर शिल्पा बस मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, उसने सारे गंदे कपड़ों को उठाया और वो उन्हें नदी पर धोने के लिए आ गई। शिल्पा एक अमीर परिवार की लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से गरीब लड़के राम से शादी कर ली थी। राम का घर एक नदी के किनारे बसा हुआ था। वो काफी गरीब था और उसके घर में कोई सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन शिल्पा बिना सुख सुविधाओं के ही वहां बिना शिकायत किए खुशी से गुजारा कर रही थी। आज तो नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो रखा है। कल बारिश हुई थी ना। किसने किया ये? तमीज नहीं है क्या? गाड़ी वाले लोग हो तो क्या गरीबों पर कीचड़ उछालोगे? आई एम सो सॉरी भाभी, हमें नहीं पता था कि इस तरह किनारे पर बैठकर आप कपड़े धो रही होंगी। अरे मेघा, तुम और रागिनी दीदी भी हैं? हाँ भाभी, ये क्या हालत हो गई है आपकी? कैसे नदी पर बैठकर कपड़े धो रही हो? कहाँ अपने मायके में आपने मशीन को भी हाथ नहीं लगाया होगा और यहाँ ये सब करना पड़ रहा है। कोई नहीं, मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। अब लव मैरिज की है तो कोई दिक्कत भी होगी तो बता थोड़ी ही पाओगी। आप दोनों बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? अंदर आ जाइए। शिल्पा दोनों नंदों को अंदर ले आई और उन्हें बैठा दिया कि तभी रागिनी नाक पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी जाकर नहा लो, आपके अंदर से ऐसी बदबू आ रही है जैसे चलता फिरता कूड़ेदान हो। हाँ ननद जी, मैं जाकर नहाने ही वाली हूँ, बस आपको बैठाने आई थी। वैसे आप कहाँ नहाओगी? मेरा मतलब घर में बाथटब है। क्यों, तुम दोनों जानती नहीं हो कि हम कहाँ नहाते धोते हैं? हे भगवान, आप लोग नदी के पानी से ही नहाते हो क्या? राम राम राम, एक तो नदी इतनी गंदी, ऊपर से उसका पानी और भी ज्यादा गंदा। उस पानी से खुद को नहलाकर साफ महसूस होता है या गंदा? दीदी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप भी तो अभी साल भर पहले इस नदी के पानी से ही नहाती थी। भूल गई क्या वो सब? भाभी, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था और सपना भुलाने के लिए ही होता है। वैसे मानना पड़ेगा, बड़े बुरे हालात हैं आपके। भाभी, अब देख के रही हो, जाओ उसी से नहाकर क्यों नहीं आती हो? सारे कमरे में बदबू ही बदबू फैला दी है आपने। दोनों ही नंदे ऐसे ही घमंड की बोली बोलने लगी, जिसको सुनकर दोनों माँ बाप और उनकी भोली सी भाभी बस चुप रही। शिल्पा अपने कपड़े नदी पर लेकर गई और वहां से नहाकर वो अंदर आई। अंदर आकर उसने पूछा, मेघा और रागिनी दीदी, आप बताएं कि मैं दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? आपको पीले चावल पसंद है तो क्या मैं पीले चावल और साथ में पुदीने की चटनी बना लूं? सभी नदी के पास बैठकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नो 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 भाभी, हम इस घर का कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे भी आप तो नदी का ही पानी पीते हो और खाने में भी वही डाल दोगे। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे अनहाइजीनिक नहीं हैं। हम तो बस यहाँ से जा रहे हैं। ना इस घर में एसी है, ना ही कूलर और ना ही कोई फैन। हमें तो यहाँ घुटन हो रही है। अच्छा तुम चलते हैं। मेघा और रागिनी ऐसे ही अपने घर वालों और घर की बुराई करके वहां से चली गई। उनकी बातों से दोनों माँ बाप को काफी दुख हुआ था, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोले। माँ बाबा, आप दोनों नंद जी की बातों का बुरा नहीं मानना। पैसा आने पर शायद लोग ऐसे ही बदल जाते हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए पीले चावल बना दूंगी, उसके बाद हम सभी नदी के पास बैठकर खाना खाएंगे। शिल्पा की बात पर यशोदा और अनमोल दोनों ने ही गर्दन को हिला दिया। बस फिर क्या था, शिल्पा ने उनके लिए खाना बनाया और अपने बूढ़े सास ससुर को खाना खिलाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शिल्पा के सारे काम नदी के पानी से ही होते थे। बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो सब नदी पर ही करती थी। आज शिल्पा घर के अंदर ही कामों को निपटा रही थी, तभी फिर से उसकी दोनों नंद आ गई। नमस्ते भाभी जी। अरे तुम दोनों आज फिर से आ गई, और हाथों में ये बड़े बड़े बैग्स क्यों हैं? माँ, ये वो क्यों माँ, हम अपने मायके आ नहीं सकते हैं? क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। जब भी आपका दिल करे बेझिझक आइए। भाभी, क्या हालत हो गई है हमारे गरीब से मायके में आपकी। आप कहाँ महलों की राजकुमारी की तरह रहती थी, और यहाँ तो आपका सारा सुख चैन ही छिन गया है। गर्मी में कैसे कैसे गुजारा करना पड़ रहा है। जब भी आती हूँ ऐसी ही हालत में दिखती हूँ। मेरा मायका अगर आपके मायके जैसा होता तो मैं कभी ऐसे ससुराल में नहीं आती।
हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा मेघा ने। आप अपने मायके जाकर ही क्यों नहीं रह लेती हो? वहाँ आपको पहले जैसा आराम मिलेगा और आप अच्छे से रह भी पाओगी। नहीं नंद जी, अब मुझे उस सारे सुख चैन की इच्छा नहीं रही। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। आपको अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो चलिए बाहर चलते हैं, नदी के पास बैठकर थोड़ी बातें कर लेंगे और हवा की रमक सी भी लग जाएगी। शिल्पा अपनी दोनों नंदों के साथ बाहर आ गई और वो तीनों नदी किनारे ही बैठ गई। थोड़ी देर में उनमें सही बातें हुई और फिर रागिनी और मेघा ने शिल्पा को भड़काना शुरू कर दिया। भाभी, आपने हमारे परिवार के लिए शुरू से ही कितना ज्यादा किया है। आपने अपनी ख्वाहिशें मार दी और अपनी हस्ती मिटाकर रखी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा मायका देखो, ये सब लोग आपको एक अच्छा ही नहीं देते। माँ बाबा जिनके लिए आप मरी जाती हो, वो भी अकेले में बस आपकी बुराई ही करते हैं। हाँ भाभी, और आपको पता है ये आपको इतना बुरा बुरा बोलते हैं कि आप तो सोच भी नहीं सकती हो। इस जेल जैसे गंदे घर में रहने और फिर भी बुराई ही पाने से तो अच्छा ये होगा कि आप अपने मायके ही चली जाओ। नहीं नहीं, मुझे मायके नहीं जाना। मैं मेरे सास ससुर को जानती हूँ, अगर उन्हें कभी मेरी बुराई की भी होगी तो जरूर इसके पीछे ही कोई गलती हुई होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। शिल्पा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम के वक्त जब राम घर आया तो अपनी बहनों को देखकर चौंक गया और उसने शिल्पा को साइड में बुलाकर कुछ बताया। रात होते होते सारे गांव में अंधेरा छा गया और शिल्पा ने भी अपने घर में दीपक जलाया। दीपक जलाकर सभी खाना खाने को बैठ ही रहे थे कि फिर से रागिनी और मेघा दोनों आग लगाते हुए बोली, बेचारी भाभी कितनी ज्यादा सीधी सी हैं जो अपने महल छोड़कर यहाँ हमारी खटारा झोपड़ी में गुजारा कर रही है। एक तरफ भाभी बेचारी सभी के लिए अपनी हस्ती मिटाने को हैं, तो दूसरी तरफ माँ बाबा हैं जो भाभी को कभी अच्छाई नहीं देते। माँ, इस घर में भाभी की खातिर कम से कम एक लाइट का ही जुगाड़ करवा दो। और बाबा, आप इतनी उम्र हो गई है लेकिन अपने घर में आपसे भी कुछ सुख सुविधा करवाई नहीं गई। अब तो हमारी भाभी अपने मायके ही जाएंगी, वहीं पर उन्हें अब अच्छी जिंदगी नसीब होगी। रागिनी की बातों को सुनकर अब शिल्पा से रहा नहीं गया और वो भड़क गई और फटते हुए बोली, बस कीजिए आप दोनों, बहुत कर लिया आपने ये बकवास और बहुत सुन लिया हम सभी ने। अब मैं बोलूंगी और आप दोनों सुनोगी। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ कि ये दिलों में मैल भरने वाली बातें आप दोनों क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप खुद तो अपने ससुराल में रायता फैलाकर आई हैं, तो चाहती है कि मेरी भी जिंदगी का भरता बन जाए। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप हमसे? वो ठीक कह रही है। मैं आज सुबह ही तुम दोनों के ससुराल गया था, वहां से पता चला कि कैसे ससुराल के पैसे पाते ही तुम्हारे सिर पर पैसों का घमंड नाचने लगा है, जो रिश्तों की भी कदर नहीं कर रहा है, जिसके चलते अपनी मर्जी से तुम अय्याशी कर रही हो, जिनको ससुराल वालों की पड़ी नहीं है। हद होती है ऐसे अमीरपन की। और तुम मेघा, इतनी बन बनकर मेरे ससुराल के बारे में तो तुम बोल रही हो, लेकिन जरा खुद तो देखो, तुम खुद घर का कोई काम नहीं करती हो और अगर तुम्हारी बेचारी बूढ़ी सास कुछ करने को बोले भी तो भी तुम्हें दिक्कत ही होती है। और रागिनी दीदी, आपने तो अपने पति से ही बिगाड़ी हुई है और अब जब दोनों की जिंदगी अटक सी गई है तो चाहती है कि मेरी जिंदगी भी खराब हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुपचाप से आप अपने ससुराल चली जाना, क्योंकि ये घर तोड़ने की आपकी तरकीब मेरे ऊपर तो काम करेगी नहीं। अब शिल्पा की बातों के आगे रागिनी और मेघा के पास कुछ भी नहीं था जो वो बोल पाए। उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया और वो दोनों अपने ससुराल को लौट गई और फिर उन्होंने कभी शिल्पा की जिंदगी में आग नहीं लगाई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। लुक एट दिस मैडम जी, ये हमारे मॉल का सबसे यूनिकॉर्न डिजाइन का ड्रेस है, बिल्कुल फ्रेश पीस है। यकीन मानिए, आप इसको पार्टी में पहनेंगी तो चारों तरफ आपके ही चर्चे होंगे। अरे छा जाएंगी बिल्कुल आप। नहीं भैया, इस ड्रेस का डिजाइन कुछ खास नहीं है और कलर भी डल है। आई नीड टू समथिंग डिफरेंट। हे भगवान, पता नहीं कैसी औरत से पाला पड़ गया है, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हजारों ड्रेस दिखा दी फिर भी। तभी परिधि की नजर डमी पर लगे एक बैकलेस गाउन पर जाती है जिसका प्राइस टैग 5 लाख रुपए तक का था। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये पसंद है, इसे पैक कर दीजिए। परिधि खुशी खुशी ड्रेस की शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलती है, जहाँ फुटपाथ पर एक गरीब महिला कतरन के कपड़े खरीद रही थी। देखो बहन जी, अगर आपको खरीदना है तो लास्ट 70 रुपए मीटर पड़ जाएगा ये कपड़ा, इससे कम नहीं होगा। मक्खन के जितना मुलायम कपड़ा है, पूरा बाजार छान मार कर देख लो, ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है भैया जी, ये 5 मीटर कर दीजिए। हाथों में शॉपिंग ड्रेस लिए परिधि घमंड दिखाते हुए उस महिला की खिल्ली उड़ाना चालू कर देती है। हे भगवान, कितनी चीप ले रही है। एक तो ये 3rd क्लास कपड़ा खरीद रही है, उसमें भी मोल भाव कर रही है। अब मुझे नग मोती खरीदना है, फिर मैं अपनी पार्टी ड्रेस बना लूंगी। ये तो मेरी बहन सुप्रिया है, तो ये पार्टी में ये 3rd क्लास कपड़े की बनाई हुई ड्रेस पहनने वाली है। सही है, इसे अपने मजाक उड़ाने का खुद का शौक लग रहा है। पार्टी में इसका तमाशा बनते देखकर मैं चीयर्स करूंगी। क्यों परिधि खुद की सगी बहन को अपमानित होने के बदले खुश है? क्यों एक ने लाखों की ड्रेस खरीदी और दूसरी फुटपाथ से कपड़े खरीद रही थी? आइए देखते हैं।
तो सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया ना, फेयरवेल पार्टी इसी हफ्ते होगी। तो सारी गर्ल्स अपने लिए पहले से ही पार्टी की ड्रेस डिसाइड कर लीजिए। जिसकी पार्टी ड्रेस सबसे सुंदर होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब उसी को दिया जाएगा। ये सुनते ही घमंडी परिधि टशनबाजी से अपनी बहन सुप्रिया को चैलेंज करती है। देख लेना सुप्रिया, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो मेरे ही नाम होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्टी ड्रेस मेरी होगी। परिधि दीदी, हम दोनों में से ये ट्रॉफी कोई भी जीते हैं तो हम दोनों ही। यही तो बदकिस्मती है कि तुम जैसी बहन जी मेरी बहन है ना। कपड़े पहनने का ढंग है, बस सलवार सूट पहनकर एक चोटी बना लेती हो। कितनी भद्दी लगती हो। परिधि पूरे क्लास के बीच में सुप्रिया की इंसल्ट करके चली जाती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचती हैं तभी सुजाता जूस लाकर अपनी मॉडल बेटी को देती है। आ गई मेरी खूबसूरत बेटी, देखो तो धूप में चेहरा कैसा मुरझा गया। ये लो ठंडा बर्फ वाला ऑरेंज जूस पी लो। थैंक यू मम्मी। माँ, एक गिलास पानी मुझको भी दे दीजिए, गला सूख गया। क्यों सुप्रिया, तेरे के हाथ पैर में मेहंदी लगी है? खुद से पानी लेके पी ले, और रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, मांजने को धो देना। सुजाता का दोनों बेटियों के साथ दोहरा रवैया देखकर सुरेंद्र खुद को बोलने से रोक नहीं पाते। अरे भगवान, जब देखो परिधि की सेवा पानी में लगी रहती हो और बेचारी सुप्रिया को झाड़ कर बोलती हो। मुझको तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुमने दोनों बेटियों को एक ही कोख से पैदा किया है, फिर भी इतना भेदभाव करती हो। पड़ गई ना अब तेरे कलेजे को ठंडक सुप्रिया। मम्मी आप इसे छोड़ो, इस हफ्ते मेरे कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी है, तो एक्सपेंसिव सा ड्रेस चाहिए जिसमें मैं सबसे सुंदर दिखूं। अरे मेरी बच्ची, तू तो लाखों में एक है, किसी भी रंग की ड्रेस में सुंदर दिखेगी। माँ, मैंने ऑनलाइन एक बड़ा ही प्यारा कट पीस का गाउन देखा है, 5,000 का आ रहा है, मैं मंगवा लूं? हाँ मेरी लाडली बेटी, मंगवा ले। तभी इतने महंगे ड्रेस की खरीदारी का सुनकर सुरेंद्र टोकता है। जब देखो खर्च का घर। अरे पहले ही तुम्हारी लाडली के पास बथेरे ड्रेस है, पहन लेगी। एक दिन के लिए नई ड्रेस खरीदने में पैसे फूकना जरूरी है, थोड़ी बचत करना सीखो। माँ देख लो पापा को। देखो रुला दिया ना मेरी फूल सी बच्ची को। अरे थोड़े दिनों में शादी करके पराए घर चली जाएगी। अरे माँ बाप के घर में ही तो बेटी अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। खरीद दो एक ड्रेस। ठीक है, खरीद लो भाई। सुप्रिया बिटिया, तू भी अपनी माँ से पैसे ले ले और अपनी मनपसंद की ड्रेस खरीद देना। नहीं पापा, मैं अपने लिए खुद ही अपने हाथों का कुछ सिलकर पहन लूंगी। हाँ, हर बार की तरह इस बार भी उस 3rd क्लास कतरन मार्केट से चीप कपड़े खरीद के बना लेना कोई ड्रेस। घमंड में चूर परिधि हमेशा ही सुप्रिया की हंसी उड़ाती थी। सुप्रिया के हाथों में सिलाई कढ़ाई बुनाई का हुनर कूट कूट कर भरा था। वो एक से एक कपड़े सिलकर पहनती थी। इस बार भी वो अपने हाथों से घेरे वाला गाउन सिलकर पहनती है। सबसे सुंदर पार्टी ड्रेस हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट सुप्रिया की थी, इसीलिए यह खिताब उसे जाता है। थैंक यू सो मच मिस, आपने मुझे इस काबिल समझा। अपनी बहन के खिताब जीतने से परिधि जलकर खाक हो जाती है। हाँ डैम, इस बार भी मैं बहन जी से फेल हो गई। मेरी महंगी पार्टी ड्रेस फीकी पड़ गई। इसी तरह गुजरते समय के साथ सुजाता की दोनों बेटियों की शादी तय हो जाती है। सुजाता दोनों को जोड़ा दिलवाने एक दुकान में लाती है। ये देखिए बहन जी, ये जोड़ा 10,000 का पड़ेगा। देख परिधि बिटिया, ये गुलाबी रंग तेरे गोरे रंग पर खूब खिलेगा और दाम भी ठीक लग रहा है। तभी दुकानदार के आगे परिधि माँ को झाड़ देती है। माँ, मैं इस डाउनटाउन मार्केट दुकान में से लहंगा नहीं लूंगी। अरे वो देखो सामने ब्राइडल लहंगे का शोरूम है, वहाँ चलते हैं। मगर परिधि बेटी, वहाँ तो लाख रुपए से नीचे का लहंगा नहीं मिलेगा। माँ, मेरी अमीर सास ने मुझे 2 लाख रुपए भेजे लहंगा लेने के लिए, मुझे खाली चलना है। अपनी अमीर बेटी का बोलचाल का बदलाव देखकर सुजाता की शक्ल उतर जाती है। परिधि अपनी पसंद से 1 लाख रुपए का लहंगा लेती है। सुप्रिया, तू भी अपने लिए कोई सस्ता सा लहंगा देख ले दुकान में चलकर। नहीं माँ, पहले ही शादी में कितने खर्चे होने हैं, आप मुझे 1,000-2,000 रुपए दे दो, मैं लहंगा खुद तैयार कर लूंगी। सुप्रिया का दुख समझते देखकर सुजाता के दिल से खटास कम होने लगती है। कुछ दिनों में दोनों बेटियां विदा होकर ससुराल आ जाती हैं कि अगले दिन। आधा दिन गुजर गया, देखो परिधि पगफेरे के लिए नहीं आई, फोन मिलाती हूँ। सुजाता अपनी अमीर बेटी को वीडियो कॉल मिलाती है। परिधि बेटी, तू पगफेरा डालने कब तक आ रही है? तेरी साड़ी और श्रृंगार का सामान डालकर मैंने रखा हुआ है। हद है माँ, मैं मुंह दिखाई में बैठी थी। देखो मेरी सास ने मुझे 2.5 लाख की मुंह दिखाई की ड्रेस दी है। अब मैं एक सस्ती सी साड़ी लेने किस लिए आऊँ? अरे परिधि बहू, चलो सोसाइटी की औरतें बैठी हुई हैं। जी मम्मी जी आई। माँ प्लीज दोबारा फोन मत करना। देख लिया सुजाता, शादी को 1 दिन नहीं गुजरा और तुम्हारी अमीर बेटी के लक्षण कितने ज्यादा बदल गए। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी मुझको प्यार करती है। सुजाता झूठी तसल्ली देकर मन को मनाती है। इसी तरह दोनों की शादी को 1-2 सप्ताह गुजर गए। परिधि बहू,
इसी हफ्ते तुम्हारी और मोहित की रिसेप्शन पार्टी रखवा रही हूँ। शादी में बहुत सारे रिश्तेदार और मेहमान आ नहीं पाए थे तो अब आएंगे। बाकी तुम अपनी माँ और बहन को न्योता दे देना। जी मम्मी जी। परिधि सुप्रिया को जलाने के लिए उसे फोन मिलाती है। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ सुप्रिया। वैसे इस हफ्ते में ना रिसेप्शन पार्टी है तो तुम इनवाइटेड हो, और प्लीज इस बार सस्ता सा कपड़ा पहनकर मत आना, वरना मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। परिधि की बात सुप्रिया की गरीब सास गोदावरी सुन लेती है। बहू, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं तो तू अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना और तुम दोनों पति पत्नी चले जाना। माँ, मेरे पास तो एक अच्छा शर्ट पैंट भी नहीं है, क्या पहन कर जाऊंगा? अखिलेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ड्रेस के साथ अपने दोनों के लिए कपड़े बनाऊंगी। सुप्रिया पैसे कम होने के चलते उसे हिसाब से खर्चा करती है, वहीं अमीर बहन लाखों का ड्रेस खरीदती है। इसी प्रकार पार्टी वाला दिन आ जाता है। अरे सुरेंद्र जी, जल्दी से आ जाइए वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे भाग्यवान, तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? लग रही हूँ ना मैं जवान? अरे अपनी अमीर बेटी की पार्टी में जा रही हूँ, वहाँ सबने ऐसी ड्रेस पहनी होगी, तो अब चलिए भी। थोड़ी देर में सुजाता सुरेंद्र परिधि की पार्टी में पहुंचते हैं। शारदा बहन, तुम्हारी बहू की ड्रेस ने तो पूरी पार्टी में चकाचौंध कर दी। सच में परिधि डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। थैंक यू डार्लिंग। कामिनी आंटी जी। तभी दोनों बूढ़ी सुजाता को बैकलेस गाउन में देखकर हंसने लगती है। ओह माय गॉड, लुकिंग एट दिस लेडी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। परिधि बेटी, देख लग रही हूं ना मैं तेरी मॉडर्न माँ। परिधि गुस्से में अपनी माँ को साइड में ले जाकर खूब भला बुरा सुनाती है। माँ, तुम क्या शर्म धोकर पी गई हो? क्या पहना है? इंसल्ट करवा दी। क्या अच्छा नहीं लग रहा है बिटिया? मैं तेरे और दामाद जी के लिए कपड़ा लाई हूँ। उफ माँ, अब मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, मेरा टेस्ट बदल गया है। बट कोई नहीं, ये मैं अपने नौकर चाकर को दे दूंगी। एक्सक्यूज मी माँ। परिधि अपनी माँ को भरी महफिल में अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी सुप्रिया अपने सास पति के साथ बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन कर आती है, जिससे सब लोग उसे देखने लगते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, लगता है किसी बड़े डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाया। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। लोगों की तारीफ को अनदेखा करके सुप्रिया अपने माँ के पैर छूती है। प्रणाम माँ। पिताजी कैसे हैं आप? अपनी गरीब बेटी से इतना आदर सम्मान पाकर सुजाता भरी महफिल में फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने हमेशा तुझे परिधि से कम तौला, फिर भी तूने मेरा दर्जा कम नहीं किया। बेटी मैं ही अंधी थी जो दूसरी बेटी के मुंह में तेरा प्रेम देख नहीं पाई। अपने दुर्व्यवहार के चलते परिधि पार्टी में काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, और वहीं अपनी खूबसूरत ड्रेस के चलते सुप्रिया को हाई क्लास औरतें गाउन का ऑर्डर देती हैं, जिससे अब उसकी सिलाई का हुनर उसे सफलता दिलवाता है।